अभी तक के क्लासेस में ये आपने देखा कि कारक परिचय जो कि आपका हो चुका था, इन सभी को आप लोग बार बार रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, ताकि ये ना हो जाए कि आगे बढ़ने के साथ साथ पुरानी चीजें आपकी छूट जाएं। ये देखिए सब कारकों का परिचय हो चुका है, अपादान, संबंध कारक, अधिकरण, इन सभी का परिभाषा और उनके उदाहरण और उनकी चित्रात्मक शैली इस पुस्तक की विशेषता है। ठीक है, उसके बाद सर्वनाम, ये चैप्टर भी हो चुका है, इस पर भी वीडियोस बन चुकी हैं, कवर हो चुका है। और अब ये हम आ चुके हैं विशेषण का परिचय, भेद तथा प्रमुख विशेषताएं। यहां तक के पहले जो क्लासेस थी वो सर्वनाम का यहां तक चीजें हो चुकी हैं, और अब ये विशेषण का जो क्लास है वो अब आपका आज से अग्रसारित होगा, या इसके आगे की चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। विशेषण, विशेषण का परिचय, भेद तथा प्रमुख विशेषताएं। देखिए कल मैंने एक बात आप लोगों से बताई थी कि कोई भी शब्द हो, शब्द क्या करता है, वह अपने पर्यायों को और अपने अर्थ को अपने में समाहित किए हुए होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर आपको कभी किसी भी शब्दावली की यदि परिभाषा देखनी हो तो एक पहला कदम यह उठा लिया कीजिए कि उस शब्द के मौलिक अर्थ क्या हैं। अगर आपको यह पता चल जाए तो यह बहुत संभव होगा कि आप उसकी परिभाषा के और ज्यादा निकट पहुंच जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो इस बात का ध्यान दिया करिए कि जब भी पारिभाषिक शब्दावलियों का आपके समक्ष कोई भी प्रश्न आए या उदाहरण इस तरीके के पूछे जाएं तो उनमें आप बिल्कुल सहजता के साथ, बहुत गंभीरता से उस प्रश्न, उस शब्द को आप कोशिश करिए कि उसके अंदर कौन से अर्थ निहित हैं, उनका जो है आपके मस्तिष्क में एक चित्र उभर करके आ जाए। तो अब जैसे यहां आप देख रहे हैं विशेषण का परिचय, यानी यहां पर क्या चैप्टर लगा है, विशेषण। ये विशेषण से संबंधित चीजें ही आज आपको बतानी है। अब विशेषण विशेष शब्द से बना है, विशेष या विशेष होता क्या है। अच्छा, विशेषण एक प्रकार का क्या है, संज्ञा स्वरूपित है। ठीक है, अगर हम इसके मूल प्रकृति की तरफ ना जाकर अगर इसके पारिभाषिक अर्थों की तरफ देखें तो जो विशेषण यहां लगा है उसकी ये परिभाषा यहां पर एक सहज परिभाषा दे दी गई है। क्या कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। एक चीज क्या कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को या शब्द को विशेषण कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों का अध्याय तो पहले ही समाप्त हो चुका है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए आप संज्ञा से क्या समझते हैं, यानी संज्ञा को आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं कि किसी वस्तु, विशेष, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप बस सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जितने भी प्रकार के नाम हैं वो संज्ञा हैं, या इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑल टाइप ऑफ नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जितने भी प्रकार के नाउन हैं या जितने भी प्रकार के नाम हैं वो क्या हैं, संज्ञा के रूप में आते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं भाषा में या व्याकरण में, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा अगर बड़ा भाई है तो सर्वनाम कहीं उसका ही भाई बंधु है, छोटा या बड़ा। ठीक है, तो दोनों ही एक ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि कभी ये या फिर अगर ये नहीं पहुंचा तो कभी वो, दोनों पहुंच करके और पूरे वाक्य में ये दोनों ही कार्य एक ही जैसा करते हैं। यानी इनके कार्य का प्रारूप कुछ भी भिन्न नहीं है, सिर्फ हम अपनी सहजता के लिए एक बार संज्ञा प्रयोग करते हैं और जस्ट उसी के बाद अगर हमें फिर से प्रयुक्त करना पड़ता है तो हम उसी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर लेते हैं। तो जब दोनों का प्रयोग एक जैसा ही करते हैं तो वाक्य में इन दोनों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई होगी व्याकरण के अनुसार, वो जिम्मेदारी भी एक ही समान होगी। तो इसीलिए यहां पर जो आपकी चित्रात्मक शैली में यह अभिव्यक्ति की गई है, वहां पर संज्ञा और सर्वनाम के क्या किया गया है, एक
स्लैश लगा दिया गया है कि आप संज्ञा भी समझिए और सर्वनाम भी समझिए, या किसी एक को समझिए तो अगले को भी समझिए, या दोनों को समझिए। ठीक है, तो इन दोनों की, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब देखिए इन्होंने एक बात कही, विशेषता बतलाने वाले, यानी कि जो शब्द विशेषता बतलाए। अब विशेषता क्या चीज होती है? विशेषता हो, एक सामान्य भाषा में अगर कहा जाए कि ये बहुत अच्छा गाना गाते हैं, यह इनकी विशेषता है, तो गाना गाते हैं, या बहुत सद्गुणों से युक्त हैं, या ये बहुत देखने में सुंदर दिखते हैं, है ना, सुंदर दृष्टा हैं, तो ये सब क्या होते हैं? विशेषण। लेकिन ये सब सामान्य भाषा की बातें हैं। अगर आप उन्हीं को परिनिष्ठित भाषा में या व्याकरण में आकर देखेंगे तो विशेषता का अर्थ प्लस और माइनस दोनों तरफ चलता है। यानी अगर कहा गया कि व्यक्ति, फला व्यक्ति बहुत काला है, तो अब काला है और काले व्यक्ति को कह दीजिए काला है, तो क्या होगा? वह उसको लगेगा कि ये तो हमको क्या कह रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छा तो नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो काले को काला नहीं कह सकते। लेकिन काले को काला वो भले बुरा समझे, किंतु यह भी एक प्रकार की विशेषता है। तो जब भाषा में किसी विशेषता की बात की जाती है तो वहां पर क्या होता है? हमको अच्छाइयों और बुराइयों दोनों तरफ की बातों को समाहित करना पड़ता है। यानी कि अगर हम किसी बुरे पक्ष पर या बुरे पहलू पर कोई चर्चा कर रहे हैं तो वह भी विशेषण की ही कोटि में आएगा या इसी कैटेगरी में आएगा, है ना। और अगर हम कुछ अच्छा बता रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो वह भी किस में आता है? विशेषण में। किसी की निंदा भी कर रहे हैं तो वह भी किस में आता है? विशेषण में आता है। तो ये दोनों ही जो प्रकार हैं, इसीलिए सामान्य बोलचाल की भाषा में जब कोई कहे कि विशेषण का मतलब विशेषता, कुछ अच्छी बात, तो ये सिर्फ सामान्य भाषा की बातें हो गई। और विशिष्ट अर्थों में इसे क्या लिया जाता है? प्लस और माइनस, यानी अच्छाई और बुराई दोनों को समाहित किया जाता है। तो चूंकि हम लोग तो भाषा की चर्चा कर रहे हैं, यहीं से जुड़े प्रश्न बनेंगे। अब देखिए, चूंकि आप अपनी सामान्य भाषा में भी विशेषण का अर्थ अच्छी चीजों को समझते हैं, ठीक है, तो जब आप समझते हैं और यह सत्य भी है, तो निश्चित रूप से अगर परीक्षक को आप से कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछने होंगे या कठिन प्रश्न पूछने होंगे, तो वो कहां से प्रश्न पूछेगा? वह जानबूझकर कुछ गलत तरीके की या जो निगेटिव विशेषताएं होती उनको बताए वाक्य में रखेगा और फिर आपसे पूछेगा कि अब बताइए इसमें विशेषण कौन है। तो अब आप वहां अगर जरा भी अध्ययन नहीं किए हैं या भाषा के पत्र को देख करके नहीं गए हैं, तो आपके मन में क्या होगा? एक उलझन की स्थितियां आ जाएंगी। उलझन की स्थितियां ये आ जाएंगी कि भैया ये तो कह रहे हैं कि फला व्यक्ति बहुत बुरा इंसान है। अब बुरा इंसान है तो क्या करेगा? ठीक है, तो अब ये बुरा, तो यार ये विशेषण तो नहीं लग रहा, विशेषता कहाँ बतला रहा है? तो बुराई कर रहा है। नहीं, वह बुरा है, बुरा भी उसकी बुराई ही उसकी विशेषता है। बुरे लोगों की बुराई ही उनकी विशेषता है। तो उनकी विशेषता तो आपको बताने में क्या दिक्कत? आप बताइए। और यह आप तभी बता सकते हैं कि जब आप भाषा के पत्र को भी देख करके जाएं या कम से कम थोड़ा सा पठन पाठन करके गए हों। ठीक है, अखिलेश गौतम जी गुड आफ्टरनून। ठीक है, आइए, स्वागत है आपका। ठीक है, आते रहिए, आप सब लोग जुड़ जाइए ऑनलाइन। और लोगों को भी, अपने मित्रों को भी समय पर आकर के आप लोग क्या किया कीजिए कि जोड़ने के लिए उनको कम से कम इतना तो आप लोग जब हमको उत्साहित करते हैं या यहाँ पर कोई कमेंट्स करते हैं या आ जाते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं, तो आप यूं समझ लीजिए कि हम लोगों का खून बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो कम से कम कुछ नहीं तो खून बढ़ाने का तो काम करिए, अपने मित्रों को भी जोड़िए और थोड़ी सी संख्या को और बढ़ाइए। अच्छा लगता है, हमें और ऊर्जा आती है, चीजों को और विश्लेषण करने की एक क्षमता विकसित होती है। तो बिल्कुल आइए। डेजी कुमारी, अगर नाम मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूं तो उसके लिए आप लोग, गलत नाम अगर कभी निकल जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। प्रयास यही रहता है कि सही उच्चारण हो। ठीक है, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, तो विशेषता का मतलब प्लस अच्छाई और बुराई दोनों की बातें हो गई, कम से कम भाषा के पत्र में। अब जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, विशेषण हो गया, और ये जो, और यह विशेषण किसका होता है? संज्ञा या सर्वनाम का। इसी संज्ञा या सर्वनाम को हम लोग एक और विशिष्ट भाषा में विशेष्य भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसे क्या कहते हैं? विशेष्य।
यानी कि विशेषता जिसकी है वह क्या है, विशेष्य है। ठीक है, अगर मैं एक अध्यापक हूं या अध्यापन का कार्य करता हूं या कर पाता हूं या अध्यापन का कार्य मुझसे हो पा रहा है तो यह मेरी क्या है, विशेषता है। ठीक है, अब देखिए विशेषण के होने के लिए विशेष्य का होना अति आवश्यक है। एक बात तो अभी समझ लीजिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। चलिए ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये देखिए मेरी एक मुट्ठी है, इसमें मैंने जेब में हाथ डाला और इसको बाहर निकाला और इस मुट्ठी में मैंने कुछ पकड़ रखा है। आपकी सुलभता के लिए यह भी बता दूं कि इसमें मैंने एक सिक्का पकड़ रखा है। अब आपको यह बताना है कि यह सिक्का कितने रुपए का है, 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, 5 रुपए का है या 10 रुपए का है। इस मेरी मुट्ठी में एक सिक्का निश्चित रूप से बंद है, लेकिन वह सिक्का कितने रुपए का है ये आप मुझे बता दें। अगर बता सकें तो निश्चित रूप से अगर आप बताएंगे भी या कमेंट करके बताएंगे तो हो सकता है कुछ लोग कहेंगे इसमें 1 रुपए का सिक्का है, कुछ लोग ये भी कहेंगे इसमें नहीं इसमें 2 रुपए का है, कुछ 5 का भी बताएंगे, कुछ 10 का भी बताएंगे। अगर 25 लोगों ने कमेंट किया तो ये बात मैं 100% गारंटी से कह सकता हूं कि 2500 लोग एक मत से यह बात नहीं स्वीकार करेंगे कि इसमें जो भी सिक्का बंद है वह किसी एक ही मूल्य का है। या मान लीजिए अगर कहा सबने 1 रुपए तो इस मुट्ठी में बंद सब 2500 लोग ये कहें कि इसमें 1 ही रुपए का सिक्का है। ठीक है, या किसी ने कहा अगर 10 रुपए का सिक्का है तो जितने 2500 लोगों के कमेंट आए सब ये कहें कि इसमें 10 रुपए का ही सिक्का बंद है। यानी सबके मत अलग अलग होंगे, कुछ 1 वाले होंगे, कुछ 2 वाले, कुछ 5 वाले, कुछ 10 वाले, ये इस तरीके से होंगे जो इस मुट्ठी में बंद सिक्के के बारे में बात करेंगे। अब देखिए कोई सिक्का कितने मूल्य का है, जितने मूल्य का है वह उस सिक्के की विशेषता है। ठीक है, लेकिन जब तक आपने इस सिक्के को देखा नहीं तब तक इसकी क्या विशिष्टता है आप बता नहीं पा रहे हैं, या बता रहे हैं तो बस कयासों पे बता रहे हैं कि हाँ शायद 2 का होगा या 10 का होगा या 5 का। अब अगर मैं इस मुट्ठी को आपके सामने ही खोल करके ये मैं आपको दिखाता हूं, अब देखिए अगर इसे आप गौर से देखेंगे तो यह 2 रुपए का सिक्का है। अब अगर मैं कहूं कि फिर से एक बार कमेंट करिए और बताइए यह सिक्का कितने रुपए का है, तो अगर 25 लोगों ने कमेंट किया तो वो 25 लोग इस पर एक बात एक मत से कहेंगे कि हां यह जो सिक्का आपने अभी अभी निकाला है या मुट्ठी से बाहर किया है यह 2 रुपए का है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि जब तक इसका जन्म ही नहीं हुआ था तब तक आप सिर्फ कयासों की बात कर रहे थे, सिर्फ आप इसकी बात कर रहे थे कि हो सकता है ये हो वो हो, यानी बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया तो आप उसकी क्या विशेषता बतलाएंगे। यानी विशेषता तब होती है जब कोई विशेष्य हो, जब कोई विशेष्य पैदा हो जाए तभी उसकी विशेषता होती है, बिना विशेष्य के पैदा हुए विशेषता नहीं होती है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। और इसी विशेष्य को ही हम लोग अपने भाषा के पत्र में कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम के नाम से जानते हैं। यानी जब तक संज्ञा या सर्वनाम दिया ही ना हो तब तक आप उसकी विशेषता क्या बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते। तो विशेषता का जुड़ाव सदैव ही किससे होता है, विशेष से होता है। और इस धरती पर प्रकट होने का या उत्पन्न होने का पहला दायित्व किसका है, विशेष का है। यानी पहले विशेष जन्म ले फिर हम बताएंगे कि उसका क्या गुण है, उसका क्या धर्म है, उसका क्या स्वभाव है। यह चर्चा तभी हो सकती है जब वह इस धरती पर उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो एक बात आप बहुत अच्छे से अब समझ गए होंगे कि अगर हमें विशेषण की बात करनी हो तो भैया पूरा कोई भी वाक्य दिया हो तो पहले आप उसमें ढूंढिए कि कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ विशेष होगा ना, कोई संज्ञा होगी, कोई सर्वनाम होगा, है ना। और जब संज्ञा सर्वनाम को आप ढूंढ लेंगे तब आप समझ लीजिए कि अब आप उसकी विशेषता को की बात करिए या उसकी विशेषता बताने में समर्थ होंगे। आकाश गौतम जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है। आइए आप सभी लोग और क्लास में कंटिन्यू भी रहा करिए, यह रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से आप सबको। तो ठीक है, तो अब देखिए विशेषण, अब चूंकि चैप्टर किसका चल रहा है, विशेषण का,
तो लेकिन निरपेक्ष रूप से या एब्सोल्युटली हम विशेषण या एडजेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, इसको हमें जोड़कर देखना होगा। कहां से? संज्ञा या सर्वनाम से। तो एक बात याद रखिएगा कि चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, नहीं हिंदी की बात नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, इतना हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी जब चैप्टर होता है ना तो वह निरपेक्ष नहीं होता है। यह कहने का मतलब कि उसका कोई न कोई संपर्क सूत्र ऊपर वाले या नीचे वाले से होता है। यानी इसको कहते हैं इजी लैंग्वेज में क्या, कि एक लिंकेज इफेक्ट क्रिएट होता है। इसका लिंक ऊपर वाले से, उसका लिंक कहीं और से, कहीं और से। तो देखिए एक बात आप याद रखिए कि जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हैं ना, और आप जब उसकी पहली रीडिंग ले रहे होते हैं तो आपको बहुत उलझन होती है। क्यों? क्योंकि आप जो चीज मान लीजिए हो सकता है यहां पढ़ रहे हो, मान लीजिए कोई चीज है आप यहां से पढ़ना शुरू किए, तो निश्चित ये जानिएगा कि इसका संबंध हो सकता है यहां पर रखे हुए किसी चीज से हो सकता है इसका संबंध यहां पर रखे हुए किसी चीज से थोड़ा सा लिंक करता हो। अब यहां तक तो अभी आप पहुंचे ही नहीं है, पढ़ना यहां से शुरू किए हैं, तो धीमे धीमे जाएंगे ना, धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब यहां इस चैप्टर पर आप पहुंचेंगे और इसको पढ़ेंगे, तब आपको एक चीज और समझ में आएगी, अरे हाँ यार ये तो अच्छा हुआ, यहां तो हम पढ़ रहे हैं, इसकी एक बार हमने व्याख्या थोड़ी सी पहले भी देखी थी, अब समझ में आया कि वो क्या कह रहा था। तो यहां पर पढ़ी गई बात आपको शायद थोड़ा अधूरे अधूरे रूप में समझ में आए। कब तक? जब तक आप आगे बढ़ जाइए और आगे बढ़ करके आप यहां आकर के पढ़िए इस चैप्टर को। फिर हो सकता है अभी भी कुछ मामला यहां फंसा हो, तो और जब आगे बढ़ते 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 आप फिर इस चैप्टर तक आएंगे, तब लगेगा ओहो अब समझ में आया, यहां जो बात कही गई थी उनका लिंकेज इफेक्ट यहां भी था और लिंकेज इफेक्ट इस चैप्टर से भी क्रिएट हो रहा था। तो इतने लिंकेज इफेक्ट के साथ अब हमारा जाके पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो कभी कभी पढ़ने के क्रम में ऐसा भी आपके जीवन में आएगा, हो सकता है कि आपको एक जगह पढ़ी गई चीजें संपूर्ण रूप से ना समझ में आए, तो हरासना नहीं है, निराश नहीं होना है, अपनी गति को बना के रखना और छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपने यही कोई चीज नहीं समझ में आया और यही छोड़ दिया तो आप तो गए, फिर आप बाहर हो गए, आप हर चीज से बाहर हो गए। नहीं समझ में आया तो ठीक है, धैर्य बनाइए, आगे बढ़ जाइए। हो सकता है पढ़ते पढ़ते जब यहां भी आप पढ़ गए और यहां भी पढ़ गए और पूरा एक राउंड आपका पढ़ गया, यानी पूरा आप फिर मूल बिंदु पे पहुंच गए, तब उस दिन की बात आपको समझ में आएगी कि कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, कि अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है। उसके बहुत सारे लिंकेज इफेक्ट, इतिहास का संबंध भूगोल से है, ठीक है, भूगोल का संबंध कल्चर से भी है, कल्चर का भूगोल से है, ठीक है ना, भाषा का संबंध एक भाषा का दूसरी भाषा से है, भाषा का भूगोल से भी संबंध है। कैसे? पहाड़ी क्षेत्रों में छोटा सा को बड़ा सा बोलते हैं, शाह। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि शाह बोल करके वो अपने शरीर से एक ऐसा ऊष्मा निकालते हैं ताकि उनके मुख यंत्र जो है वह हीटेड हो सके, गर्म हो सके। तो अब वहां के लोगों को आप देखिए क्या बोलते हैं, राम राम साहेब, छोटा सा को बड़ा शाही बोलते हैं। अब यह उस जाग्रफी का असर पड़ गया उस भाषा पर। अगर वह ठंडे प्रदेश में नहीं रहा होता तो शायद छोटे सा को छोटा सा ही बोलता, अगर कोई विकार नहीं है मुख में तो। लेकिन वहां के जो उस परिक्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उसकी जाग्रफी का उसकी भाषा पे असर पड़ रहा। तो आप जब कोई भाषा पढ़ें या कोई भी चीज पढ़ेंगे तो एक बात तो हमेशा याद रखिएगा कि पूरा आपको हो सकता है पिक्चर दिखे ना, लेकिन आप अपनी पढ़ाई की निरंतरता को अगर बना के रखे हुए हैं तो एक ऐसा पॉइंट जरूर आ जाएगा कि आपको एक चित्र उभर के आए। और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप कुछ ऐसा पढ़िए कि आपके मस्तिष्क में एक चित्र बने। अगर यहां इस चित्र के बनने का भी तभी फायदा है कि जब आपके मस्तिष्क में भी एक चित्र उभर के आए। मैं यही कोशिश बार बार करता हूं कि जो चीजें यहां पर दी गई हों सिर्फ इन्हीं को पढ़ा के खत्म ना कर दूं। ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, बताया फटाफट ये सब चीजें हो गई, चलो भैया काम खत्म, आगे बढ़ो। नहीं, मैं कोशिश ये करता हूं कि इन चीजों का अगर कोई लिंकेज इफेक्ट बाहर का है उसको भी लेकर आऊं, आपको दिखाने की कोशिश करूं। और आप थोड़ी सी गंभीरता के साथ अगर क्लास में बराबर बने रहेंगे तो थोड़ा धैर्य बनाइएगा, ठीक है। रुचिकर विषय भी आएंगे अभी आगे चल करके, उसमें और आनंद आएगा। लेकिन यहां पर आप धैर्य के साथ जब क्लासेस में लगे रहेंगे तो आपको वो लिंकेज इफेक्ट जो होता है, वो जो लिंक होने का प्रभाव होता है, वो आपको दिखने लगेगा। फिर आपको लगेगा यार हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कुछ भी अलग नहीं है। और सब चीजों को जो व्यक्ति जिस दिन जोड़ लेता है वह परम तत्व तक पहुंच ही जाता है। शायद वही सबसे बड़ा ज्ञान का बिंदु होता है। तो ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई बातें। अब जरा सा आप फिर अपने कंटेंट पर आइए। तो यहां पर आपने देखा कि जो आपकी ये चित्रात्मक शैली की अभिव्यक्ति थी उसमें आपने संज्ञा सर्वनाम को देखा।
और संज्ञा सर्वनाम की ही विशेषता होती है, यह बात भी आपने देखा, विशेषता। अच्छा, अब ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि विशेषण के भेद। अब देखिए भैया, विशेषण के भेद इन्होंने यहां पर लिख रखे हैं, क्या क्या, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण। तो 4 नाम जो दिए भी हैं, ये तो आपको एक जगह कलेक्ट कर दिया गया, पर इनकी व्याख्या को और आगे भी बढ़ाया गया है। और एक बात यहां पर आप देख रहे होंगे, जो ये शब्द हैं, आप अब देखिए, अच्छा अगर आप निरंतर क्लास कर रहे हैं तो जरा इस चीज को पहचानने की कोशिश करिए कि क्या ये जो शब्द आया सार्वनामिक विशेषण, क्या ये पहली बार आया, इसी चैप्टर में आया? नहीं ना, ये तो पहले भी आ चुका है। अब सोचिए, जब पहले आया है तो कुछ ना कुछ तो आपको समझा के गया होगा, तो फिर आ गया, तो इसका मतलब है वहां से इसका कोई लिंक तो जरूर होगा। यहां गुणवाचक, गुणवाचक पहली बार तो नहीं आया, कहीं पीछे भी आया है और पढ़ के आप आए हैं, तो यही चीज है। अगर पीछे की चीज याद आ गई तो यहां समझना बहुत आसान होगा। ठीक है, तो अब यहां पर आपने चारों प्रकार जब देख लिए, अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए चारों प्रकार, इसके बाद फिर ये देखिए, अब यहां पर एक एक खंड का विश्लेषण किया गया है, एक एक खंड का विश्लेषण। अब देखिए ये क्या बता रहे हैं कि अब देखिए वहां से एक खंड उठाया गया, किसका, सार्वनामिक विशेषण तथा इसके भेद। अच्छा, अब जो चित्र की जो यहां पर प्रस्तुति की गई है, उसको ऊपर के खंड में एक बार सर्वप्रथम उसकी परिभाषा को इंगित कर दिया जाता है कम से कम शब्दों में। ठीक है, क्या इन्होंने बताया कि जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा अथवा अप्रधान सर्वनाम के पहले हो। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बहुत सारी चीजों को कर दिया, क्या बता रहे हैं कि जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा अथवा अप्रधान सर्वनाम के पहले हो। अप्रधान सर्वनाम को मान लीजिए आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के पहले हो। तो कई बार ऐसे सर्वनाम ही विशेषण का भी कार्य करने लगते हैं। देखिए जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, आपने ऐसा तो आपने पढ़ा था सर्वनाम में। ठीक है, ऐसा, कैसा, जैसा, ये सब आपने सर्वनाम के चैप्टर में पढ़ के आए हैं। अब देखिए वही सर्वनाम जब संज्ञा, उसको अप्रधान को आप भूल जाइए, जब संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो जाएगा तो क्या काम करने लगेगा, विशेषण का काम करने लगेगा। ठीक है, अगर इतना ही बात आप समझिए, तो यहां पर आप उदाहरण क्या देख रहे हैं, ऐसा आदमी। अब आदमी क्या है, आदमी तो एक संज्ञा हो गई ना, एक संज्ञा एक प्रकार की। अब इस संज्ञा के पहले वो सर्वनाम, ये जो ऐसा है ये क्या था, यह तो सर्वनाम है ना, यह है, या तो आपका सर्वनाम है, सर्वनाम। ठीक है, ऐसा क्या है, सर्वनाम। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई सर्वनाम हो जो किसी संज्ञा के जस्ट पहले आ जाए, तो वह संज्ञा की विशेषता को बतलाने लगता है। यहां देखिए, ऐसा आदमी, जैसा आदमी, कैसा आदमी, ठीक है, ऐसा पैसा, है ना। तो संज्ञा के पूर्व आया हुआ सर्वनाम भी क्या होता है, विशेषण जैसा होता है, और फिर उस विशेषण को हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिर यहां पर क्या किया गया, यहां जरा देखिए, इनको 2 भागों में बांट दिया गया। क्या क्या, यौगिक सार्वनामिक विशेषण और मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए यौगिक सार्वनामिक विशेषण, अब यौगिक, अब रूढ़ और यौगिक शब्दों को आप वहां पढ़े थे, अगर आपने शब्दों को पकड़ना सीख लिया तो आप समझिए आपकी लगभग 70% समस्या यही खत्म हो जाएगी। अब इसको हम दोहरा तो नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें बतानी है, पर मैं इतना आपके लिए एक सूचना दे देता हूं या स्मृति में आपके लिए आता हूं कि आपने रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये शब्दों के जो रूप होते हैं वहां उस चैप्टर में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो उस चैप्टर में जब आप पढ़ चुके हैं तो जाके वहां देखिएगा कि ये शब्द से तो हम परिचित हो चुके हैं, किसी न किसी भाव में हमने इसको पहले देखा है, आज फिर यहां आ गया सामने, तो अब यहां पर इसको देखना है। तो क्या कर रहे हैं कि यौगिक सार्वनामिक विशेषण, और इस यौगिक सार्वनामिक विशेषण को समझाने के लिए एक बॉक्स और बना दिए हैं। इसमें क्या लिखते हैं, मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाने पर निर्मित शब्द। अब देखिए कोई मूल सर्वनाम होगा, अब मूल हो या ना हो, मूल आप भूल जाइए, सर्वनाम तो समझ गए हैं ना। अब ये समझ लीजिए कि अगर सर्वनाम में हमने प्रत्यय लगा दिया,
ठीक है। तो सर्वनाम में प्रत्यय, और प्रत्यय लगता कहां है, किसी शब्द के आगे या पीछे, तो प्रत्यय तो लगता है पीछे। तो ठीक है भैया, कोई सर्वनाम होगा और उसमें क्या करेंगे, उसके पीछे प्रत्यय लगाने पर निर्मित शब्द क्या बन जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण में यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यानी योग कर रहा है प्रत्यय। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय किनका होता है, प्रत्यय किसी का भी हो सकता है, संज्ञा भी प्रत्यय के रूप में आती है, सर्वनाम भी प्रत्यय के रूप में आता है, कोई एक अल्फाबेट हो या एक छोटा सा कोई अक्षर हो वह भी प्रत्यय के रूप में आ सकता है, कोई दो अक्षरों से बना हुआ शब्द हो वह भी प्रत्यय के रूप में आ सकता है। तो प्रत्यय की परिभाषा बहुत बड़ी है, लंबी चौड़ी है, बहुत सारी बातें उसमें समाहित हो जाती हैं। तो कभी भी प्रत्यय का मतलब ये मत समझिएगा कि जो आप लोग जो है उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हैं, इत प्रत्यय जोड़ करके ऐसा बना लिया, आइन प्रत्यय जोड़ करके ठकुराइन बना लिया, ठीक है, ये सब चीजें तो है ही हैं, पर इसके और विस्तृत परिभाषा में देखेंगे तो कई बार शब्द भी पीछे बैठते हैं और वह संज्ञा के भी रूप में होते हैं, सर्वनाम के भी रूप में होते हैं और प्रत्यय जैसा भी कार्य करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं कि मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगने पर, अब ऐसा तो अभी अभी आपने देखा था मूल सर्वनाम है और इसमें क्या था, आदमी क्या था, एक प्रत्यय के रूप में जस्ट उसके पीछे लग गया। अच्छा, प्रत्यय या कई, आप तो ये भी कह सकते हैं कि वाक्य में भी तो हर शब्द एक के बाद एक के बाद एक ऐसे बैठा होता है, तो हम क्या हर शब्द को प्रत्यय ही कह लें, नहीं। यहां पर संबंध देख, दो शब्दों के बीच में संबंध देखा जाता है और संबंध में उसकी गहनता कितनी है यह निर्धारण करेगा कि वह प्रत्यय है या नहीं है। जैसे कहा गया ऐसा आदमी, तो ऐसा आदमी किसी एक ही बिंदु या एक ही वस्तु की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे कहा जा राम घर गया, राम साइकिल से घर गया। अब इस पूरे वाक्य में सब शब्द एक के बाद एक तो बैठे हैं, पर इसमें राम एक बिंदु है, घर अलग बिंदु है, साइकिल अलग बिंदु है, जाना या उसका जो क्रिया है वो अलग बिंदु है। कई सारे बिंदु उभर के आएंगे या कई सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, पर जब दो शब्द ऐसे आकर के बैठे कि ऐसा एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो जाए, ऐसा घुल मिल जाए कि वो बिंदु ही एक ही बनाए, दो बिंदु बनाए ही ना, तो क्या ऐसा आदमी, अब ऐसा आदमी कह के भी आपका केंद्र बिंदु सिर्फ आदमी तक ही रहेगा। अब वो ऐसा कैसा जैसा भी हो, पर वह आदमी से आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन पहला जो वाक्य मैंने बोला कि राम साइकिल से घर गया, तो आपके मस्तिष्क में जो चित्र बनेगा साइकिल का भी बनेगा, रोड का भी बनेगा, या घर जा रहा है उसकी क्रिया वो भी बनेगा, राम हो सकता है कोई, उस आपकी कल्पना में उसका भी कोई चित्र बनेगा। तो कई सारे चित्रांकन आपके मस्तिष्क में होने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, जब एक ही बिंदु पर चित्रांकन हो तब वहां पर उसे प्रत्यय माना जाता है। तो यहां पर कोई भेद नहीं रह जाता है, एक ही बिंदु की व्याख्या सब शब्द मिलकर कर रहे हो, तो अगल बगल बैठे हो और किसी और शब्द के आने की गुंजाइश भी ना छोड़ी हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं, यह प्रत्ययित शब्द होता है। अब देखिए, अब ऐसा अभी आपने सर्वनाम पढ़ा, या मूल है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन सर्वनाम हो गया ऐसा और करें उसमें आदमी क्या एक प्रत्यय के जैसा आके बैठ गया, तो यह क्या इस परिभाषा को यह उदाहरण सिद्ध कर रहा है, ठीक है। और यहां पर चूंकि इसको नाम क्या दिया गया था, यौगिक। यौगिक का मतलब ये होता है योग करना, यानी जुड़ना। अब कौन कौन जुड़ेंगे, एक सर्वनाम जुड़ेगा, एक प्रत्यय जुड़ेगा, ठीक, ये दोनों जुड़ेंगे, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। परिभाषा यहां, उदाहरण यहां, ठीक है, ये चीज हो गई। फिर क्या बताते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब क्या कहते हैं, बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आने वाले शब्द, यह घर, कोई नौकर, वह बच्चा, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण, अच्छा यह, कोई, वह है तो सर्वनाम, ठीक है, लेकिन कभी आपने यह है तो यह को आप लिंग, वचन या कारक के अनुसार कुछ बदल सकते हैं, कुछ परिवर्तन कर सकते हैं क्या, यह को यहिया, यहाँ, यहें, ऐसा कुछ लिख पाते हैं, कभी आपने पढ़ा ऐसा किसी संदर्भ में, नहीं पढ़े होंगे। अच्छा इसी कोई को देखिए, कोई में कोई और शब्द जोड़ करके उसका थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन कोई को कोइया कह लीजिए, कोए कह लीजिए, ऐसा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी ये जैसे अव्यय जैसा व्यवहार कर रहे हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और परिवर्तन भी किस आधार पर, लिंग, वचन, कारक, इनके आधार पर परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। तो यहां पर कह दिया गया बिना रूपांतर, यानी रूप का कोई अंतर नहीं,
बिना रूपांतर, जैसा रूप है यथावत है वैसा ही रूप हमें लेना है। तो क्या कह रहे हैं, बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आने वाले शब्द। यहां पर आपने देखा था, यहां भी देख लीजिए, यहां देखा था ऐसा, ऐसा को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा, ऐसे, ऐसी, ऐसी लड़की देखा तो ऐसी हो गया ना। देखिए इसके पहले जो शब्द लगे हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है, किसके अनुसार, लिंग के अनुसार। लड़का है तो ऐसा लड़का, लड़की है तो ऐसी लड़की, ठीक है, बहुत सारे लड़के हैं तो ऐसे लड़के, ऐसे गंदे लड़के, है ना। तो देखिए इसके आगे का जो सर्वनाम है वो तो परिवर्तनशील है, लेकिन यहां जरा ध्यान दीजिए, यह घर, अब यह तो नहीं बदल सकता भाई, ये तो नहीं बदलेगा, ये अपने जिस अवस्था में जिस मूल रूप में है वहीं रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो यहां पर आपको क्या हो गया, यह घर, कोई नौकर, वह बच्चा, वह को कभी वहां नहीं कहते, वहां अलग चीज है, वह ही रहेगा। अव्यय जैसा यह किसी लिंग के आधार पर या किसी कारक के या और किसी भी आधार पर इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहां एक शब्द लगा दिया गया मौलिक, एक शब्द क्या लगा दिया गया, मौलिक, यानी मौलिक सार्वनामिक विशेषण, कि जिसके मूल में किसी बिना किसी रूपांतर के संज्ञा के पहले, यानी इसके जस्ट पीछे क्या होगा, संज्ञा होगा, तभी तो इसके आगे संज्ञा के पहले ये बैठा है, बिना रूपांतर किए हुए यह जो शब्द है यह बैठा हुआ है किसके आगे, संज्ञा के पहले, और संज्ञा क्या है, घर, संज्ञा क्या है, घर। तो अब उस संज्ञा घर के पहले आगे बिना रूपांतर, आप रूपांतरित कर नहीं पा रहे हैं, जब नहीं कर पा रहे हैं तो ये अव्यय जैसा व्यवहार कर रहा है, तो भैया ठीक है, तो अच्छी बात है, तो इसको ही क्या कह देंगे, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यानी यह बिल्कुल मूल अवस्था में ही रहने वाला विशेषण है, और विशेषण भी किस प्रकार का, सार्वनामिक। अब चूंकि यह वह कोई, ये आप लोगों ने विशेषण सर्वनाम में आपने पढ़ा है। अब देखिए कोई क्या था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो अभी कल ही चैप्टर चला था, आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें अब फिर इसमें, अब देखिए बीच में कुछ और चीजें भी बता दी गई हैं, क्या बताई गई हैं उनको जरा देख लेते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, सार्वनामिक विशेषण में क्या बता रहे हैं, उस यह निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए, अब यहां कुछ भी विशिष्टता नहीं है, मतलब जब आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, जब आप इन शब्दों का प्रयोग कर इन शब्दों का किन्हीं वाक्यों में प्रयोग करेंगे और विशेषण की भांति प्रयोग करेंगे, तो ऑटोमेटिक आप यह पाएंगे कि आपका यह जो वाक्य बना है वह निश्चयवाचक है, यानी निश्चित कर दे रहा है, ठीक है। जैसे यहां पे उस लड़के को बुलाओ, ठीक है, उस लड़के को बुलाओ, यानी लड़के हो सकता है बहुत, लड़के तो कहा जा रहा है बहुवचन, तो लड़के तो बहुत सारे हैं, पर उस लड़के या उस लड़का को बुलाओ, या उस लड़के को बुलाओ, या उस लड़की को बुलाओ। तो यहां पर क्या करें, हो सकता है वहां बहुत सारे लड़के हो, पर हमें बहुत सारों से कोई मतलब है नहीं, हमें सिर्फ उससे मतलब है। तो हमने क्या किया, निश्चय कर लिया कि हमें उसी से मिलना है, उसी को इधर बुलाओ, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर आप शब्दों को पढ़ेंगे और शब्दों में निहित अर्थ को जानेंगे, फिर जो शब्द आपको दिए गए हैं इस परिभाषा के अंतर्गत जिसकी कि आप अभी अध्ययन कर रहे हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा हाँ ये तो निश्चयवाचक ही है, इसमें क्या बहुत दिक्कत थी, यह भी वैसे ही निश्चयवाचक टाइप का, ठीक है। तो इसमें कुछ खास बताने के जैसा है नहीं। फिर क्या, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, जो वह यह, अब देखिए एक शब्द ही कई कई जगहों पर आता है, तो यहां पर आप ये प्रश्न हो सकता है कि भाई हमें एक चीज बता दीजिए कि यह जो है वह निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है कि संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। अब अगर परीक्षा में यही पूछ लिया तो हम क्या बताएंगे, तो परीक्षा जो पूछेगा, पूछने वाला को हम ये मान के चलते हैं कि वह इतना तो ज्ञान रखेगा ही कि अगर 4 ऑप्शन बनाएगा तो 4 ऑप्शन में से इन दोनों में से किसी एक को ही रखेगा। ये पहले आप मान लीजिए, आयोग जब भी पेपर बनाएगा 4 ऑप्शन देगा, तो 4 ऑप्शन में से वो या तो इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, ठीक है, दोनों में से किसी एक को देगा, 3 कुछ भी रख ले। अगर आयोग ने दोनों ही रख लिया तो फिर क्या होगा, विवाद होगा। विवाद का निपटारा कहां होता है, आप जानते हैं, कोर्ट में होता है, तो टीचर तो विवाद का निपटारा करेगा नहीं। पर इतना यकीन रखिए, आप अपने तथ्यों से पुष्ट हैं, अपने ज्ञान से एकदम परिपुष्ट हैं, तो फिर आयोग कैसा भी प्रश्न बनाए आपको भय खाने की जरूरत नहीं है। उसके कुछ प्रश्न गलत हर बार साबित होते ही हैं, किसी भी आयोग के हों, और फिर वह या तो उसको सुधार लेता है, नहीं सुधारता है तो लोग कोर्ट कचहरी जा करके
उसको सुधरवाते हैं। ठीक है, तो वो बात की प्रक्रिया है। तो इतना आप ध्यान रखिए कि चीजों को बस ये स्पष्ट रखिए कि अगर अगर 4 ऑप्शन में से इन दोनों में से कोई एक आया तो हमको इन्हीं दोनों में से कोई एक को मारना होगा, किसी और 3 जो ऑप्शन दिए गए उन पे नहीं जाना होगा। इस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है, फिर यहां क्या कर रहे हैं, क्या, कौन, कैसा, जैसा, ऐसा, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब इन सब शब्दों को भी पढ़ेंगे आप तो आपको यह आभास होगा ही कि ये प्रश्न जैसा पूछ ही रहे हैं, तो इसमें बताने जैसा क्या है, कुछ भी नहीं है। अब क्या 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 है, अगर वह विशेषण के रूप में आया है, क्या बात है, तो बात कैसी है, क्या बात है। ठीक है, तो बात की विशेषता कुछ अलग ही अंदाज में बताई जा रही। तो ये होता है कि इसमें ये सब जो प्रश्नवाचक शब्द ही हैं, तो इनसे जुड़ा हुआ जो वाक्य बनेगा वह किस कोटि में आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम के विशेषण की कोटि में आएगा। इसमें आपको बिल्कुल भी हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या बताते हैं, इसके बाद ये आप ध्यान दीजिए, थोड़ा बड़ा कर दें इसको, ये ठीक है, ओके। हाँ, अब आपका ये देखिए, अब क्या आ गया आपका, संख्यावाचक विशेषण तथा इसके भेद। तो ये चीज मुझे बार बार बतानी पड़ती है, या यूं समझ लीजिए कि चूंकि कई बार क्या होता है ना कि जब को किसी आपके कान एक ही बात को बार बार सुनते हैं तो कई बार आपका श्रम थोड़ा और कम हो जाता है, क्योंकि कान भी कुछ काम तो कर ही रहा होता है, सुन सुन के भी वह अपने मस्तिष्क में चीजों को धरता जाता है। तो मुझे भी बार बार बोलना इसलिए भी अच्छा लगता है। अब यहां मैं फिर यही चीज बताऊं कि कोई भी शब्द अपनी परिभाषा को पहली बार तो अपने में ही समाहित किए बैठा होता है। अब यहां शब्द ही आ गया संख्यावाचक, तो ये तो बिल्कुल कॉमन सी सेंस है कि आपका दिमाग घुमा के इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, सीधे पहले नंबर पे चले जाना चाहिए, संख्या। यानी कि अब यह विशेषण जैसा भी होगा उसमें संख्या का कोई ना कोई योगदान जरूर होगा। ठीक है, तो संख्या और संख्या। अब देखिए, अच्छा परिभाषा के स्तर पर भी यहां पर आप देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है परिभाषा में कुछ ऐसे कारक उसमें निहित होते हैं या उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि उन तत्वों से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे जाते रहे हैं। तो इसीलिए इस पुस्तक की सर्जना इसी रूप में की गई है कि आप परिभाषा के स्तर पर भी अपने आप को मजबूत कर लें, कि अगर इनके तत्वों से जुड़ा कोई प्रश्न आ रहा है तो उसे भी आसानी से कर लें। यहां क्या बता रहे हैं इनकी परिभाषा में, कि वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहां इसमें एक चीज देखिए, मैं बार बार शब्दों को ओपन कर रहा हूं, खोल रहा हूं, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए यहां एक शब्द आ गया विशेष्य। अब इसकी देखिए परिभाषा या इसके अर्थों पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की। विशेष्य वो सिक्का को लेकर के, यानी सिक्के का जन्म, यानी मुट्ठी में बंद वो सिक्का था क्या, विशेष्य था। उसी विशेष्य को हम दूसरे शब्दों में, इसी विशेष्य को हम संज्ञा या सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम। तो देखिए बच्चों एक बात याद रखिएगा, कभी भी आप, चूंकि आप हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में शब्द मायने रखते हैं, शब्द कई बार क्या होते हैं, हो सकता है आज तक जो कुछ आपने पढ़ा हो उसके दायरे से थोड़ा बाहर आ जाए, या लगे कि ये तो शब्द तो अच्छा है पर थोड़ा सा ऊंचे स्तर का है, परिनिष्ठित है, तो ठीक है उसका स्तर ऊंचा है, उसका स्तर तो नीचे नहीं ला सकते, लेकिन आप अपने परिश्रम से, मेहनत से अपने स्तर को तो ऊंचा उठा ही सकते हैं ना। ठीक है, आप इतना ऊंचा उठिए कि उसके बराबर आइए, उससे भी ऊपर उठिए। तो हमेशा आपकी गति कैसी होनी चाहिए, ऊर्ध्वमुखी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ प्रयास करिए कि दिन प्रतिदिन आप क्या हो, ऊपर की तरफ उठें, अपने सफलता, अपने करियर के, अपने जीवन के सर्वोच्चतम शिखर पर जो आपका लक्ष्य हो उस तरफ आगे बढ़ते रहें। तो इसीलिए इस प्रश्न पत्र में, या जो आप भाषा का प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं, इसमें जब शब्द आते हैं तो शब्दों के लिए आप एक काम करिए, एक कॉपी बना लीजिए। ठीक है, अब उसमें कुछ ऐसे शब्द जब पढ़ते समय आ जाए ना तो उसको लिख लिया करिए और डैश करके कोशिश करिए कि उसके कुछ अर्थ या अर्थों से मिलता जुलता कुछ चीज उसमें नोट कर लीजिए। ये आप कभी भी पेज पलटेंगे या 2-4 बार वो आपके आएगा पढ़ने लिखने के क्रम में, तो आपको और ऊंचा उठाएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए कि यहां पर क्या है, विशेष्य। अब विशेष्य को ही क्या कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम। तो अब क्या करें कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा, वह विशेषता बतलाने वाला शब्द कैसा होगा,
वह विशेषता बतलाने वाला शब्द अनिश्चित संख्याओं का बोध। ठीक है, निश्चित या अनिश्चित, निश्चित भी बता सकता है, अनिश्चित भी बता सकता है। अभी आप धीमे धीमे आगे बढ़िए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। संख्याओं का बोध कराएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? संख्याओं का बोध, यानी संख्या, विशेषता संख्या के रूप में आएगी। किसकी विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम की। फिर यहां अब देखिए 2 बॉक्स और इन्होंने बनाए और उसमें क्या बता दिया कि संख्यावाचक विशेषण के, यहां देखिए निश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक तो बिल्कुल जो नंबर्स होते हैं वही चीजें आपको फिक्स कर देती हैं। ठीक है, ये देखिए 4, 40, 50, 80, है ना, ये क्या है? आप जब मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं कांस्टेंट। अब वहां पे 2 वैल्यूज होती हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल में ये क्या है? कांस्टेंट है, यानी स्थिर है, इनके वैल्यूज बदलेंगे नहीं, इनके मान बदलेंगे नहीं। तो ठीक है, इस तरीके से आपका जो है ये निश्चित संख्यावाचक गुण होता है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये निश्चित हो गया और कह रहे हैं कि कुछ अनिश्चित संख्यावाचक, यानी अब उसमें संख्या या किसी भी उसके वॉल्यूम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब वह निश्चित नहीं है। अब उसको कैसे बोलते हैं? कुछ, है ना, खाना खाएंगे, हाँ कुछ खाएंगे, भूख लगी कुछ खाएंगे। अब कुछ क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, कुछ पता नहीं, बस कुछ खाएंगे, कुछ किसी परिमाण में तो खाएंगे। थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा लेंगे, है ना, सब नहीं भैया सब खाएंगे। तो यहां पर कुछ फिक्स नहीं है और सब भी कितना है ये पता नहीं है। तो ये सब क्या हो जाते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहां तक देखा। अच्छा ठीक है, इसकी जो भी श्रृंखलाएं हैं वो आगे ऐसे ही निरंतर बढ़ती रहेगी। पूरा आप लोग बस बने रहिए। और इस समय आपके इंग्लिश के सर आ गए हैं और इस भाषा वाले खंड को आप लोग बिल्कुल सीरियसली लीजिए। यही आपका नंबर गिराएगा या नंबर बढ़ा भी सकता है, क्योंकि जो चीजें पॉजिटिव होती हैं लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। सर बैठे हुए हैं, आ चुके हैं, और अब आपकी क्लास आगे इंग्लिश की चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए, आप लोगों को कहीं नहीं जाना है। नमस्कार।